वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी टुवार्ड हाइड्रोजन। के ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स हैं वो जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, जिनको हम बोलते हैं हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर वो क्या बनाएंगे, इसमें हाइड्राइड्स। तो सबसे पहले जो उनके जनरली मोस्ट यूज़फुल और मोस्ट स्टेबल जो इसमें बनते हैं हाइड्राइड्स, दैट आर द राई हाइड्राइड्स। ठीक है, उस उनका जर्नल फार्मूला होता है EH3। मतलब जो भी ग्रुप नंबर 15 का हमारे पास एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या फिर आर्सेनिक, वो सभी अपने साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स को ज्वाइन करवाते हैं, उनके साथ बॉन्डिंग करते हैं। और इसके अलावा जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है उनमें ये M2H4 के जर्नल फार्मूले के हाइड्राइड्स भी बन सकते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन में बनता है N2H4 दैट इज हाइड्राजाइन, फॉस्फोरस के केस में बनता है P2H4 दैट इज द डाईफॉस्फाइन। इसके अलावा नाइट्रोजन एक और हाइड्राइड बनाता है दैट इज HN3, जिसको हम बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड और हाइड्रोजन अजाइड। ठीक है, हमारी मेन स्टडी इन्हीं पर होगी, राई हाइड्राइड्स पर। ठीक है, तो आगे इनके फॉर्मूलाज को देखते हैं और इनके नेम्स देखते हैं। सबसे पहले अमोनिया बनाता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है NH3। ऐसे ही फॉस्फोरस का बनता है PH3 फॉस्फाइन, फिर आर्साइन, फिर स्टिबाइन, फिर बिस्मुथाइन। ठीक है, ये सभी हाइड्राइड्स बनते हैं ग्रुप नंबर 15 के। इनकी प्रेपरेशन के लिए कौन सी रिएक्शंस होती हैं? राई हाइड्राइड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस। हमें क्या यूज़ करना होगा? हाइड्रोलाइसिस करवानी पड़ेगी, मतलब वाटर एंड डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी ऑफ द बाइनरी मेटल कंपाउंड्स लाइक मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड या फिर जिंक आर्सेनाइड। ऐसे कंपाउंड्स की हाइड्रोलाइसिस है हमें यहाँ पर करवानी होगी। जैसे कि मैग्नीशियम नाइट्राइड की रिएक्शन करवाएंगे विद वाटर, इट बिकम्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया। यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी उसके साथ हाइड्रोजन जुड़कर हमारे पास अमोनिया बना देगी। ऐसे ही सिमिलरली कैल्शियम फॉस्फाइड वाटर के साथ रिएक्ट कर कर फॉस्फाइन गैस बनाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है रिएक्शंस। ठीक है, अमोनिया को छोड़कर बाकी सभी हाइड्राइड्स जो होते हैं वो सभी जहरीले होते हैं। ठीक है ना, पॉइजनस होते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है इनको बनाने का, दैट इज द, हम क्या कर सकते हैं, हम रिडक्शन करवा सकते हैं ऑफ द राई क्लोराइड्स ऑफ दिस ग्रुप। जैसे कि ECl3 यानी कि NCl3, PCl3, कोई भी ऐसा हो सकता है ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स का क्लोरीन के साथ जो भी बनेगा कंपाउंड राई क्लोराइड, उसकी हमें रिडक्शन करवानी है, यानी कि उसके साथ हाइड्रोजन को जोड़ देना है। तो वो हेलोजन्स की जगह पर हाइड्रोजन आ जाएगी और हमारे पास EH3 यानी कि कोई भी हाइड्राइड बन जाएगा। रिडक्शन के लिए हम दो रीजेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, आइदर जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको भी यूज़ किया जा सकता है। और एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि P ब्लॉक चैप्टर में रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी रिएक्शंस मिल जाएंगी। हम नोट्स में प्लस जो NCERT एक्सरसाइज या फिर प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी उसमें हम यही कोशिश करेंगे कि जितनी भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं मैक्सिमम हमारी हो जाएं। ठीक है, आपको भी यही कोशिश करनी है कि नोट्स प्लस एक्सरसाइज में जो भी रिएक्शंस आपको मिलेंगी वो सभी आपको ज़रूर याद कर लेनी है। किसी भी रेफरेंस बुक या फिर NCERT बुक में रिएक्शंस जो भी दी होती हैं, अगर आप कोई रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा रिएक्शंस दी होती हैं, उनको आप रीड कर सकते हैं, बट सभी रिएक्शंस को याद रख पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए हमें NCERT बेस्ड एक्सरसाइजेस और या फिर जो भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस होंगी वो मैं आपको नोट्स में बता दूँगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द ट्राईहलाइड्स। ट्राईहलाइड्स की स्ट्रक्चर क्या होगी? ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? NS2 NP3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो s ऑर्बिटल है ये तो एज इट इज़ यहाँ पर लोन पेयर की फॉर्म में बन जाता है। बाकी के सभी जो यहाँ पर p ऑर्बिटल्स हैं ये सभी s और p3 जुड़कर sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब कौन सी ज्योमेट्री बनेगी? टेट्राहेड्रल, 4 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, चारों में से एक के पास क्या है? लोन पेयर है।
बाकी के साथ हाइड्रोजन ने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हुए हैं और इनका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, बट ऊपर एक लोन पेयर होने के कारण इनकी शेप क्या रह जाती है, ओनली पिरामिडल शेप। इनको हम क्या बोलेंगे, पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस पिरामिडल स्ट्रक्चर में जो हमारे पास मेजर इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ याद रखने वाली, वो आपको याद रखना है। अमोनिया की स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पर शो की गई है। इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो है 107.8 डिग्री। नॉर्मल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। यही होता है, आप लोगों ने रीड किया होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, इनका बॉन्ड एंगल नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से छोटा होता है ड्यू टू द लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर के साथ रिपल्शन होती है, इसलिए पिरामिडल जो इनकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है वो यहाँ पर डिस्टोर्ड हो जाती है, एंगल डिक्रीज होता है। ठीक है, ये तो हो गया इनका एंगल विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। अब इन सभी हाइड्राइड्स के बॉन्ड एंगल्स अगर हम आपस में कंपेयर करें, अमोनिया का है 107.8 डिग्री, फोस्फाइन का है 93.6 डिग्री। इससे आगे जाएंगे तो और एंगल डिक्रीज होता जाएगा, मतलब हम क्या लिखेंगे, जर्नल बॉन्ड एंगल्स ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप नंबर 15 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मतलब ये जो बॉन्ड एंगल है, यहाँ पर जो ये बॉन्ड बन रहा है NH, यहाँ पर HNH, यहाँ पर HPH, इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करते हैं। ठीक है, इसका रीज़न अब आपको ध्यान से यहाँ से इस रीज़न को आपको ध्यान से सुनना है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखिए। अब होता क्या है, नाइट्रोजन का साइज होता है स्मॉल, ठीक है, और इसीलिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड भी क्या होगा, स्मॉल। ठीक है, और दूसरा भी बॉन्ड स्मॉल होगा। दोनों के जो बॉन्ड पेयर्स हैं, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड पेयर और दूसरे बॉन्ड का बॉन्ड पेयर, ये दोनों एक दूसरे के पास होते हैं, बिकॉज बॉन्ड काफ़ी छोटा है। ठीक है, जिसके कारण इनमें काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन होती है। रिपल्शन होने के कारण इनका एंगल जो है वो यहाँ पर जो है उसकी वैल्यू हाई रहती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लोन पेयर इनको दूर करने की कोशिश करता है, बट इनकी आपस में भी रिपल्शन है, इसके लिए इसका एंगल हाई है। अब क्या हुआ, जब हम इससे मूव होकर फॉस्फोरस के पास आए, फॉस्फोरस का साइज इंक्रीज हो गया, जिसके कारण ये पीएच बॉन्ड की लेंथ भी इंक्रीज हो गई, जिसके कारण के ये बॉन्ड पेयर जो है वो सेंट्रल एटम से दूर चला गया। ठीक है, ये बॉन्ड पेयर दूर चले गए हैं इस फॉस्फोरस एटम से। ठीक है, यहाँ से दूर हो गए हैं क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई है। अब जब दूर चले जाएंगे तो उनमें रिपल्शन भी डिक्रीज हो जाएगी, इनमें जो रिपल्शन है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण एंगल भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने सुना है, इसको सुनकर आपको अंडरस्टैंड करना है। रिटर्न में आपको यहाँ पर पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पर ये कंप्लीट मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ से आप लोगों को रीड कर लेना है। रिटर्न में आपको यहाँ पर पूरा यही सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, तो प्लीज़ इसे रोककर इसका स्क्रीनशॉट लें या फिर इसे रीड कर सकते हैं। और बोलकर मैंने आपको यहाँ से स्ट्रक्चर्स के साथ समझाया है। ओके, तो ये तो थी बात बॉन्ड एंगल्स की। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ रीड करते हैं, जो भी हाइड्राइड्स की जर्नल यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, जो हाइड्राइड्स होते हैं ये बेसिक होते हैं। बेसिक होने का मतलब क्या है कि ये वाटर में जाकर जो है वहाँ पर हाइड्रोक्सल आयंस को रिलीज करवा सकते हैं, OH नेगेटिव आयंस को, या फिर बेस कौन होते हैं, लुईस बेस। ये मोस्टली क्या एक्ट करते हैं, लुईस बेस की तरह, यानी कि जो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हों। लुईस बेस क्या होते हैं, जो लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, लुईस बेस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ओके, नाउ बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, यानी कि अमोनिया सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो वो वीक बेस है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, अब इसको भी आपने ध्यान से समझना है। पहले आपको ये अंडरस्टैंड हो बेसिक होने का रीज़न क्या है, लोन पेयर का होना, कि लोन पेयर अटैक करेगा।
इसका मतलब ये है कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर देंगे लोन पेयर का अटैक होना मुश्किल हो जाएगा बिस्मिथ के पास जाकर, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, एज डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द सेंट्रल एटम डिक्रीजेस, सेंट्रल एटम पर जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है वो डिक्रीज करती है बिकॉज साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो सबसे पहले है ना हाइड्रोजन, उसका साइज होता है छोटा, उसके बाद साइज इंक्रीज होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें, ठीक है, अगर इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे तो वॉल्यूम है इसकी लो, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी हाई रहेगी। जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी भी डिक्रीज होती रहती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है उसमें टेंडेंसी टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा रहेगी। सो इसका मतलब डाउन द ग्रुप आते हुए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करती है, मतलब टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स भी डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज, ठीक है। इसलिए अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस है और बिस्मिथ जो है बिस्मिथाइन है वो हमारा वीक बेस है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हम इन कंपाउंड्स को हीट करते हैं या फिर इनको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो ये कितने स्टेबल हैं, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये भी डिक्रीज करती है बेसिक स्ट्रेंथ की तरह ही। अमोनिया सबसे स्टेबल है और बिस्मिथाइन सबसे लो स्टेबिलिटी वाला है। रीज़न क्या है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो जाता है जिसके साथ के इस एलिमेंट का और हाइड्रोजन का, जिसको कि हम जनरली लिखते हैं एम एच बॉन्ड। एम मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट ग्रुप नंबर 15 का हमें जनरल फॉर्म में लिखना है, आप ई भी लिख सकते हैं एम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एम एच बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो जिसके कारण के थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि जल्दी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जल्दी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो वो कंपाउंड भी स्टेबल नहीं रहेगा क्योंकि बॉन्ड वीक हो रहा है डाउन द ग्रुप, ओके। सो इसी को यूज़ कर इसी के ऑपोजिट आता है रिड्यूसिंग करेक्टर, ठीक है। तो रिड्यूसिंग करेक्टर का मतलब क्या होता है कि कितनी जल्दी वो अपने हाइड्रोजन को रिलीज करता है। रिड्यूसिंग करेक्टर हाइड्रोजन को कितनी जल्दी वो रिलीज कर पाता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, मतलब वो जो हमारे पास एंड में एलिमेंट है वो सबसे जल्दी हाइड्रोजन को रिलीज कर सकता है। इसका मतलब डाउन द ग्रुप पर रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज करता है क्योंकि बॉन्ड वीक होता है, वीक बॉन्ड से हाइड्रोजन को लिबरेट करने की टेंडेंसी भी इंक्रीज हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं क्योंकि ये बॉन्ड वीक हो गया है डाउन द ग्रुप तो ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा, जल्दी हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। इसका मतलब रिड्यूसिंग करेक्टर जो है हमारा वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, ओके। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया जो है वो एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है या उसका रिड्यूसिंग करेक्टर काफ़ी लो है क्योंकि डाउन द ग्रुप इंक्रीज होना है, अमोनिया का सबसे लो होगा। सो अमोनिया इज नॉट गुड रिड्यूसिंग एजेंट बट एट हाई टेम्परेचर पर वो क्या करता है, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करवाकर कॉपर बना सकता है बट एट हाई टेम्परेचर्स ओनली, ठीक है। तो ऐसी एक्सेप्शंस भी आपको याद रखनी है। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट वो बाकी सभी ग्रुप के जो हाइड्रेट्स हैं उनमें से जो है वो फोस्फाइन एंड जो हमारे पास यहाँ पर है आर्साइन उनसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फोस्फाइन से ज़्यादा है, बाद में डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, ठीक है। अमोनिया का केस एक अलग है क्योंकि अमोनिया जो है वो अपने अंदर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी काफ़ी हाई होती है। नाइट्रोजन का साइज छोटा है, उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई है, जिसके कारण के अमोनिया में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन सकते हैं जिसके कारण के उसका बॉइलिंग पॉइंट फोस्फाइन से ज़्यादा हो जाता है। बाकी जो जो हैं ग्रुप के हाइड्रेट्स उनमें डाउन द ग्रुप जो है वो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि मोलिकुलर मास इंक्रीज करता है जिसके कारण वैंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज कर जाती हैं, ठीक है, वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बाद में यहाँ पर इंक्रीज होता है। अमोनिया का एक्सेप्शनल केस है।
सिमिलरली ही आप यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अमोनिया में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, ये एक अमोनिया का मोलिक्यूल है और ये एक दूसरा अमोनिया का मोलिक्यूल है। हाइड्रोजन इस N के साथ इंटरेक्ट होता है, क्योंकि N पर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस हाइड्रोजन पर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई होती है इसलिए। ठीक है, इसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, ओके। सो सोलुबिलिटी में क्या होगा कि अमोनिया अगर उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं तो फिर वो वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती है। तो इसका मतलब अमोनिया वाटर में डिजोल्व हो जाता है, सोलुबल है, और वो वाटर में डिजोल्व होने के बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक बेसिक सोल्यूशन भी बना लेता है, और बाकी सभी वाटर में इनसोलुबल होते हैं। तो अगर हम सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पर बात करें तो डाउन द ग्रुप अगर हम इस साइड को मूव करते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, ड्यू टू बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज करेगा, सेम रीज़न। बेसिक करेक्टर भी डिक्रीज करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये मेन हमारी हैं 3 प्रॉपर्टीज़ जो आपको याद रखनी है ग्रुप नंबर 15 के हाइड्रेट्स के बारे में। और इससे जो अगला पार्ट है उसमें हमने रीड करना है ऑल अबाउट द अमोनिया के बारे में सब कुछ रीड करना है। अगर आपने अपनी किसी भी प्रीवियस क्लास में अमोनिया के बारे में स्टडी की है तो प्लीज़ अगर आपके पास वो बुक्स हैं तो उनमें से उसे रीड करें। एनसीईआरटी में से भी कोई भी बुक है, आपको हैबर्स प्रोसेस याद होगी। हैबर्स प्रोसेस हमें अगली वीडियो में डिस्कस करनी है, तो प्लीज़ इसको आपने खुद रीड कर देखना है, काफ़ी सिंपल सा एक टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ तक अपने नोट्स बनाएं, अच्छे से इन रीजंस को अंडरस्टैंड करें। थैंक यू।